आज मौसम काफी अच्छा था। कुछ देर बाद रात होने वाली थी। वो रात की स्याही फैलती ही गार से निकली और चुपती चुपाती आबादी से जरा पहले एक होटल के सामने आके नजदीकी झाड़ियों में छिप के बैठ गई। वो होटल बंद होने का इंतजार करने लगी, क्योंकि इसकी गहरी नीली पुरस्कार आंखों ने दूर ही से अपना शिकार ढूंढ लिया था। जो होटल के अहाते में गोंडल में बंद बहुत सारे कबूतर थे। ये कबूतर उसकी भूख नहीं मिटा सकते थे, ताहम कुछ गुजारा आज रात तक हो सकता था। कुछ देर बाद होटल बंद करके वो नौजवान रवाना हो गया। फिर मीनाक्षी आहिस्ता आहिस्ता होटल की जानिब चल पड़ी। फिर वो वहां मौजूद गोंडल को तोड़कर सारे कबूतर कुछ ही मिनटों में छट कर चुकी थी। फिर उसके बाद वो वहां से निकलकर गार की जानिब चल पड़ी। आज मैंने होटल जल्दी जल्दी खोली। सबसे पहले सफाई सुथराई की, फिर खाना पकाया, बाद में चाय का पानी चूल्हे पे चढ़ाकर गुलाम हुसैन का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में वो आ गया। होटल उसके हवाले करके मैं बिल्ली को ढूंढने निकल खड़ा हुआ। गुलाम हुसैन को मैंने होटल का सारा काम समझा दिया। निकलने से पहले मैंने एक बड़ा सा डंडा उठा लिया ताकि बिल्ली की स्वागत की जा सके अगर हाथ लग गई। सबसे पहले मैं बस्ती में गया। कुछ नौजवान मेरे साथ जाने की जिद की, मैं मना ना कर सका। मेरे ख्याल में बिल्ली को अगर दिन में ढूंढा जाए तो ज्यादा मुनासिब होगा। मैंने नौजवानों से कहा, मगर वो तो रात में दिखाई देती है। शाहजी, एक नौजवान मुझसे बोला। वो इसलिए कि दिन में वो कहीं खुद को छुपा कर सोई पड़ी रहती है और ऐसी हालत में उसको काबू करके मारना ज्यादा आसान होगा, जबकि जागते में वो बहुत तेज रफ्तार है, पकड़ना मुश्किल हो सकता है हमारे लिए। मैंने सबको समझाया। वाह शाहजी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। चाचा करमदीन ने खुश होकर कहा। फिर हम तकरीबन 10 लोग इकट्ठे होकर निकल पड़े। इब्तिदा हमने झाड़ियों से की जो बस्ती के पास ही बहुत बड़ी तादाद में उगी हुई थी। हमने दो दो के ग्रुप बनाकर सिमतें बांट ली। मैं एक नौजवान के साथ दूसरी सिमत चल पड़ा। माता, क्या हुआ? आप क्यों ऐसी पड़ी हो? आज काम पर नहीं जाना क्या? मीनाक्षी ने फिक्रमंदी से पूछा। हाँ, आज मैं नहीं जा सकूंगी, तबीयत खराब है मेरी, लेकिन डर रही हूँ मालकिन नाराज होगी, सीता ने करकराते हुए कहा। वो तो एक छुट्टी के हक में भी नहीं होती। अच्छा, आप परेशान ना हो, बाबू आएंगे तो मैं उनके साथ चली जाऊंगी। वो मुझे काम वाली जगह पर छोड़ के आएगा। मीनाक्षी ने कहा। अच्छा देख ले मीना, मेरी बच्ची काम बहुत होता है और तू अभी छोटी है, और फिर तुझे सफाई। सीता ने फिक्रमंदी से कहा। माता, तू चिंता ना कर, मैं सब कर लूंगी। मीनाक्षी ने खुश दिली से कहा। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। मीनाक्षी भाग कर गई तो उसका पिता गोबर राम हाथ में शापर में कुछ उठाए खड़ा था। बापू, क्या लाया है मेरे लिए? मीनाक्षी ने खुश होकर पूछा। ये जलेबियां हैं, निकाल कर ले आओ, सब मिलकर खाएंगे। बापू, आज माता की तबीयत ठीक नहीं है, ठाकर के घर मुझे छोड़ आओ, मैं वहाँ माता की जगह काम करूंगी। मीनाक्षी ने जलेबियां प्लेट में निकालते हुए कहा। क्या हुआ है सीता जी? गोबर राम ने तशवीश से पूछा। बस थोड़ा सा ताप चढ़ा है, सीता ने कराते हुए कहा। अच्छा तो आराम कर, मैं मीनाक्षी को छोड़ आता हूँ, फिर वो शाम को लेने चला जाऊंगा। मीनाक्षी ठाकर की हवेली में चली जाती है और ठाकर उनको अपनी माता की तबीयत का बताती है। अच्छा ठीक है, तुम किचन में जाके काम करो। ठकराइन ने मीनाक्षी को किचन का काम समझा दिया। हम लोग दो दो करके बिल्ली ढूंढने निकले थे। मेरे साथ नौजवान लड़का अनवर था। मैंने आगाज झाड़ियों से किया। एक एक झाड़ी छान मारी मगर कामयाबी न मिली। मैंने अनवर से कहा, अब हमें घने के खेत में जाके देखना चाहिए, हो सकता है वहां छुपी हो। फिर मैंने और अनवर ने सारा दिन गने के खेत में उसे ढूंढा मगर बिल्ली ना मिली। दिन ऐसे गुजर गया। शाम होने से पहले मैंने सबको हदायत कर दी थी कि वापस घर आ जाना, क्योंकि रात को इसके हमले का टाइम होता है, चौकन्ना रहना पड़ेगा। हम सब तक हार कर घर वापस आ गए, एक नए अज़म के साथ कि कल फिर जाना है। उसे ढूंढने मीनाक्षी ने दूर से ही उस नौजवान को देख लिया था जो झाड़ियों की जानिब एक लड़के के साथ बढ़ रहा था। उसने चुपके से एक बरगद के घने दरख्त पर छलांग लगाई और वो ऊपर चढ़कर बैठ गई। आज पूरा दिन गुजर गया था, शायद भूख लगी हुई थी उसे, जबकि बाहर खतरा मुंडला रहा था। ऐसे में अगर शिकार के लिए निकली तो पकड़ी जाऊंगी, उसने दिल में सोचा। फिर उसकी नीली पुरस्कार आंखों ने देखा कि वो नौजवान झाड़ियों को छोड़कर गने के कैद की तरफ बढ़ रहा है। उसने सुख का सांस लिया। उसके वहां से जाती वो दरख्त से नीचे उतरी, एक झाड़ी में छुपती छुपाती एक चील पर जिपटी और फट से उसकी गर्दन तोड़कर खा चुकी थी। फिर आगे उसे एक बकरी का बच्चा नजर आया जो एक रेवट से बिछड़ चुका था। उसने एक ही मिनट में चस्ट लगाई और बकरी के बच्चे को मार कर उठाया।
और पुराने गार की जानिब चल पड़ी अपनी भूख मिटाने। मीनाक्षी किचन में काम कर रही थी कि अचानक ठाकर राम गोपाल किचन में आता है। पानी पीने जैसी उसकी नज़र मीनाक्षी पर पड़ी है। ठटक कर उसे देखता है। ए छोरी, कौन हो तुम? ठाकर ने दिलचस्पी से उसे देखते हुए पूछा। वो मालिक, मैं मीनाक्षी हूँ, सीता की बेटी। वो माता आज बीमार है तो उसकी जगह मैं काम पे आई हूँ। ठाकर ने जान पूछती नजरों से उसे घूर कर कहा। ठीक है, काम करो छोरी। ठाकुर मीनाक्षी को घूरता हुआ किचन से निकल गया। उसके जाते ही मीनाक्षी ने सुकून का सांस लिया। सारा दिन काम करके वो काफी थक चुकी थी। शाम को उसका पिता लेने आया। वो मालकन से इजाजत लेकर अपने घर चली गई। उसके जाने के बाद ठाकर खिड़की में खड़ा उस नीली आंखों वाली लड़की के शहर में डूब गया जो हवेली से निकलकर अपने घर जा रही थी। मीनाक्षी नीली आंखों वाली, आज हमें बिल्ली को ढूंढते ढूंढते हुए पूरे 2 दिन हो गए थे, मगर उसका कोई सुराग न मिल सका। आखिर नौजवानों ने हिम्मत हारते हुए कहा कि लगता है वो मनूस बिल्ली ये गांव छोड़कर चली गई है। हाँ, हो सकता है वो कहीं और चली गई हो, ताहम हमें मोहतात अंदाज अपनाना होगा। मैंने सबको हिम्मत बांधते हुए कहा। अब हमें क्या करना चाहिए शाहजी? हमें अभी कुछ दिन और ढूंढना होगा इस बिल्ली को। अब हम खेत खलियान देख चुके हैं, वो यहाँ नहीं है। मुझे लगता है वो कहीं महफूज जगह छुप सकती है, क्योंकि उसे छुपने के लिए आम बिल्लियों से ज्यादा जगह चाहिए। वो कहाँ छुप सकती है? सब ने मुझसे पूछा। किसी गहरे गड्ढे या गार वगैरह में वो आसानी से छुप सकती है। मैंने जहन पर जोर देते हुए कहा, इस गांव में या इर्द गिर्द के इलाके में कोई ऐसी जगह है जैसे कोई गार वगैरह? मैंने पूछा। हाँ, एक गार है शाहजी, अनवर ने बताया। ठीक है, कल हम दोनों उस गार में जाके देखेंगे, मैंने अनवर से कहा, जबकि बाकी लोग भी जिद करने लगे कि वो भी साथ जाएंगे। मैंने हामी भर ली। ठीक है। सुंदरती देवी ने ठाकर के सीने पर सर रखते हुए कहा, ठाकर, तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो? बहुत ज्यादा। सुंदरती, तुम क्यों पूछ रही हो ऐसा? ठाकर ने तशवीश से पूछा। बस ऐसे महाराज, ठाकर, हमारी शादी को 8 साल हो गए हैं, मगर अभी तक औलाद नहीं हुई, इसलिए डर लगता है। सुंदरती आंखों में आंसू भरकर बोली, हो जाएगी जब भगवान चाहेगा, तुम चिंता ना करो। ठाकर ने उसे तसल्ली दी। इस बार मैंने एक आगूरी से बात की, कोई जवाब बताएंगे, देखना इस पर बच्चा जाएगा। सुंदरती ने सुकून से ठाकर को बताया। ठीक है सुंदर, जैसे तुम्हारी मर्जी। सुंदरती ने अगले दिन काले जादू के मायर मोनहर लाल से मिलने का फैसला किया, जिसकी चमत्कारी का दूर दूर तक डंका बजा हुआ था। एक दिन और गुजर गया था। मीनाक्षी को सिर्फ बकरी के बच्चे पर गुजारा किए हुए अब उसे भूख ने सताया। आज रात को मुझे गांव जरूर जाना होगा ताकि भूख मिटा सकूं, वरना मेरा जिस्म लागैर हो जाएगा, जबकि मुझे अब काफी ताकत चाहिए। ज्यादा देर तक मैं खुद को इस गार में छुपा के नहीं रख सकती। मीनाक्षी ने रात के 12 बजे कार्रवाई का फैसला किया। उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। 15 किलोमीटर का फासला उसने दौड़कर कुछ मिनटों में तय कर लिया। अब वो रात की तारीकी में एक घर में कूद गई। उसने एहतियात से छलांग लगा दी। ये एक बड़ा सा घर था। तरतीब से कमरे बने हुए थे। लाइन में बाहर एक बूढ़ा आदमी कंबल ओढ़े सोया पड़ा था। वो बुजुर्ग था, काफी गहरी नींद में था, वरना वो इसकी कदमों की आवाज से जाग सकता था। उसने एक नजर बूढ़े पर डाली। काफी सुकून था उसके चेहरे पर, मगर वो ज्यादा देर वहां खड़ी ना रह सकी। सर्द रात थी, जबकि बाकी लोग अंदर दबके हुए थे। उसने दबे पांव चलते हुए जानवरों के बाने का रुख किया, जहां उसे जानवरों की खुशबू महसूस हो रही थी। इधर चल पड़ी। वहां उसकी नजर मोटे ताजे बिछड़े पर पड़ी। उसने एहतियात से सोए बिछड़े पर हमला किया और एक की जस्त पर उसका काम तमाम कर दिया। फिर वो वही बैठकर अपनी भूख मिटाने लगी। कुछ देर में वो सारा बिछड़ा जट कर चुकी थी। वो उठी आहिस्ता से, फिर दीवार पलांग कर बाहर कूद गई। अब वो खुश और मुतमईन थी। 2 दिन बाद पेट भर कर खाया था। चलते चलते वो एक नदी पर पहुंची। अपना अक्स नदी में देखा। मोटे मोटे आंसू आंखों से निकले। आप भरी अपना सरापा देखा, सिर्फ नीली आंखें नजर आई, जबकि बाकी सब कुछ नया और अनजाना। कुछ बोल ना पाई, बस मुंह से घराट निकली, कुछ बोला ही नहीं गया। अपना दुख भूलकर सर झटक कर तेज रफ्तारी से दौड़ी और कुछ ही मिनटों में वो अपने गार में मौजूद थी, जहां उसने खुद को नींद की वादी में सुला दिया। आज मैंने अनवर को बताई हुई गार में जाके बिल्ली को ढूंढना था। उसके लिए मुझे काम से फारिग होकर जल्दी निकलना था।
इसलिए सब कुछ जल्दी में किया। होटल का काम लड़के ने अच्छे से संभाल लिया। मैं तकरीबन 10 बजे तक फारिग होकर बस्ती पहुंच गया, जहां मेरे इंतजार में जो नौजवान पहले से तैयार बैठे थे। सबसे रस्मी सलाम दुआ के बाद मैंने उनको कुछ ज़रूरी हदायत दी, फिर रवाना हो गए। क्योंकि फासला बस्ती से अच्छा खासा दूर था, इसलिए हम सब मोटरसाइकिलों पर रवाना हो गए। यहाँ से रास्ता कितने किलोमीटर दूर होगा? मैंने अनवर से पूछा। यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर होगा, अंदाजा अनवर ने कुछ सोचते हुए कहा। रास्ता कच्चा और थोड़ा दुश्वार गुजार था, इसलिए हमने फासला आहिस्ता आहिस्ता तय किया। तकरीबन आधे घंटे तक हम गार के नज़दीक पहुंचने में कामयाब हो गए। वो रही गार, अनवर ने खुश होकर जोश से कहा। सब ने उधर देखा जहां अनवर ने इशारा किया था। कुछ फरलांग पर एक तारीख और तंग गार नजर आ रही थी। हमने अपनी अपनी बाइक खड़ी करके आगे का थोड़ा सा फासला पैदल चलने का किया। जवानों, मेरी बात गौर से सुनो। कोई इम्कान है कि बिल्ली यहाँ मौजूद हो, इसलिए एहतियात से दबे पांव चलना होगा और सब लोग अपने अपने डंडे संभाल लो। हमने उसे सिर्फ जख्मी करके पकड़ना है। और हाँ, रस्सी किसके पास है? मैंने पूछा। शाहजी मेरे पास है, आप बेफिक्र रहें, आरिफ ने खुश होकर बताया। चलो फिर सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो, फिर दरूद पाक और फिर कलाम पाक से द्वर्त और फिर नादे अली सगीर। मैंने सबको समझा दिया है, पढ़ लो और खुद पर फूंक मारकर अपना हसार कायम कर लो। सब ने अमल किया। हमने कदम फूंक फूंक कर रखना शुरू कर दिया। अभी हम गार में दाखिल होने ही वाले थे कि अचानक बिल्ली ने गार से निकलकर हम पर छलांग लगा दी। मगर मैं चौकन्ना था। जैसी वो बाहर आई, मैंने डंडा लहराया और 2 वार उसके पीठ पर दाग दिए। मगर अचानक हमले में 2 नौजवान सर के बिल गिर पड़े और बिल्ली को दरमियान में रास्ता मिला और वो बरक रफ्तारी से अपनी आंखों के सामने से ही कहां से कहां पहुंच गई, जबकि हम सब मुंह देखते रह गए। सुंदरती देवी ने अंगूरी मुनाहर लाल से मिलने आज जाना था उस काम के लिए। वो सुबह से उठी हुई थी, अपनी तैयारी की। वो बहुत अच्छे से तैयार हुई, मंदिर वाले कमरे में जाके खूब पूजा पाठ की। फिर ठाकर से एक बड़ा चेक साइन करवाया, जो उसने बगैर कोई सवाल किए उसे लिख कर दे दिया। फिर कुछ ही देर में वो ड्राइवर के साथ चल पड़ी। कुछ देर बाद वो उसके बंगले के सामने खड़ी थी। काफी देर इंतजार कराया गया। पूरा हाल औरतों और मर्दों से भरा हुआ था, जो मनोहर लाल से मिलने और अपना काम पूरा करवाने के लिए पता नहीं कहां कहां से आए हुए थे। वहां एक अजीब सी शक्ल का एक बंदा आ खड़ा हुआ। खौफनाक खदोखाल का मालिक था, सबको घूरता रहा। संदरती की बारी 4 घंटे बाद आई। वो अपनी जगह से उठी, अपनी साड़ी का पल्लू संभाला, अपने खूबसूरत बालों में हाथ फेरा, फिर आईना निकालकर अपना मेकअप चेक किया और फिर वो उसके कमरे में घुस गई। संदरती को आज सुबह से कहीं जाना था, तो ठाकर बहुत खुश था। फिर जैसे ही वो घर से बाहर निकली, ठाकर गोपाल ने सुख का सांस लिया। नीली आंखों वाली उसने ठंडी आ भरते हुए एक कमीनी मुस्कुराहट के साथ दिल पर हाथ रखा। वो जल्दी से उठा, फर्श पर नाश्ता करने आ बैठा। काफी देर गुजर गई, नाश्ता दूसरे मुलाजमों ने ला के रखा। उसने रामू से पूछा, आज सीता नजर नहीं आ रही? वो मालिक बीमार है, कल उसकी जगह उसकी बेटी आई थी। ठाकर ने सर हिलाया। और आज भी आई हुई है क्या? ठाकर ने दिलचस्पी से पूछा। नहीं मालिक, अभी नहीं आई, वो बच्ची है, अभी काम ठीक से नहीं आता उसको। कल टकराइन ने डांट दिया था, उससे एक गिलास टूट गया था बेचारी से। रामू ने अफसुर्दा होकर कहा। अच्छा ठीक है, जाओ अपना काम करो, ठाकुर ने गुस्से में कहा। उसका मूड खराब हो गया। मुनाक्षी के ना आने का सुनकर वो गार में बहुत गहरी नींद सोई थी। सुबह होने के बावजूद उसका दिल नहीं कर रहा था कि उठे, क्योंकि रात उसने पेट भर कर खाया था। फिर बाद में सुकून से आकर सो गई थी। अचानक उसने 1 किलोमीटर दूर से मोटरसाइकिल का शोर सुना, जो गार की जानिब बढ़ रहा था। मगर उसने एक ख्याल झटक दिया और दोबारा सोने लगी। मगर फौरन ही खतरा भांपते उठ बैठी। भागकर सुराग से देखा तो दिल हिल गया। उसका वहां 5 मोटरसाइकिल सवार थे, जिन्होंने डंडे उठाए हुए थे, और अब वो गार में घुस ही रहे थे कि वो तेजी से उठे और उसने छलांग लगा दी। फिर उस दौरान वो इस पर डंडे से वार कर चुका था। मीनाक्षी जख्मी हो चुकी थी, आंखों से आंसू रवां थे, क्योंकि उसका ये ठिकाना भी छिन चुका था। अब वो कहाँ जाई? वो सोचती रही और चलती रही। उस दौरान उसे भूख ने सताया। पेट का दोज़ख उसने बहुत से कव्वे पकड़ कर बुझाया, मगर रुकी नहीं, चलती रही, दौड़ती रही और साथ साथ रोती रही।
वो शायद घर का नौकर था जिसने दरवाजा खोला और जैसे ही उसकी नजर मीनाक्षी पर पड़ी वो चिल्लाने लगा। वो फौरन खतरा भांपते हुए उठ खड़ी हुई और मजीद किसी के आने से पहले यहाँ से फरार का सोचने लगी। उस आदमी ने पास पड़ी लोहे की बड़ी सी कुर्सी उठाई और मीनाक्षी का निशाना बांधा ही था, बिल्ली ने उसे संभालने का मौका दिए बगैर बड़ी सी छलांग लगाकर उस पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से कुर्सी उसके हाथ से गिर पड़ी और वो खुद मुंह के बल जोर से गिर पड़ा, जबकि वो बड़ी आसानी से अपनी जान बचाकर भाग निकली। अब उसने अपना रुख जंगल की तरफ कर लिया। चलते चलते काफी दिन निकल आए, मगर वो आबादी से काफी दूर निकल आई थी। अब वो गांव बहुत पीछे रह गया, जहां उसने आखिरी बार अपनी माता पिता को इस गांव के लोगों का जिक्र करते हुए सुना था। यहाँ वो इससे पहले अपनी माता के साथ आई थी। हाथ की बनी चटाई बेचने पर यहाँ के लोगों ने दोनों को खूब आवभगत की थी। अब वो मुझे वहां कुछ अरसे तक उस गांव नहीं जाना। उसने खुद से ऐद किया। वो चलते चलते घने जंगल में पहुंच गई, जहां हर तरफ घने दरख्त थे। उसने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई कि कोई महफूज पनाहगाह ढूंढा जा सके। फिर उसे वहां एक पुरस्कार बहुत बड़ा बरकत का दरख्त नजर आया, जिसकी शाखें आसमान को छूती महसूस होती थी। उसने फौरन दरख्त पर चढ़ना शुरू कर दिया। बहुत ऊंचाई पर उसे एक चौड़ा तना नजर आया। उसने एक शाख से दूसरी शाख पर जस्त लगाई और धराम से मोटे तने पर जा बैठी। ये जगह बहुत अच्छी और महफूज है और पकड़े जाने का भी खतरा नहीं, उसने दिल में सोचा। फिर उसे भूख ने सताया। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, शायद कोई शिकार हाथ आए। फिर उसकी नजर एक हिरन पर पड़ी जो तकरीबन आधे मील दूर घास चर रहा था। वो खुश हो गई, दरख्त से उतरी और बरख्त रफ्तारी से गात लगाते हुए हिरन की जानिब बढ़ी। शिकार पर सिर्फ कुछ कदमों का फासला ही रहा था कि अचानक हिरन पर शेर ने हमला कर दिया और उसी दौरान मीनाक्षी भी जस्त लगा चुकी थी, मगर हिरन के बजाय ठाकर शेर सी हो गई और दरमियान में हिरन अपनी जान बचाकर भाग निकली। अचानक शेर दहाड़ते हुए उसकी जानिब मुड़ा। वो पहली बार शेर को देखकर कांप रही थी। शेर ने उस पर हमला किया। जवाब में वो भी डट खड़ी हुई और हर वार का मुकाबला करती रही। उसने जोर से शेर की तरफ गराबत निकाली और भरपूर वार किया। उसकी जसामत शेर से बड़ी थी। फिर वो अपने पंजों से शेर पर हमलावर हुई। शेर ने हार मानते हुए पीछे पलटने का फैसला किया और फिर दोबारा शेर ने उस पर हमला नहीं किया और धाड़ते हुए वहां से भाग गया। वो हैरान थी कि क्या वाकई शेर उससे डर कर भाग गया है। वो नासमझी की हालत में बरगद के दरख्त की जानिब चल पड़ी, जहां उसे आज भूखा सोना था। सीता आज बीमारी से ठीक होकर काम पर आई हुई थी। जब नाश्ते के मेज पर उसने खाना रखा तो ठाकर चौंक पड़ा, ताहम चुप रहा। फिर संदरती बोली, अच्छा हुआ सीता आ गई है तो तेरी लड़की किसी काम की नहीं है। मालकिन वो अभी छुट्टी है, घर में कोई काम नहीं करती, बस पढ़ती रहती है। वो जी सरकारी स्कूल में जाती है, 10वीं जमात में पढ़ती है। सीता ने तफसील बताते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अपना काम करो। ठकुराइन ने उसे ठोका। मीनाक्षी की गैर हाजिरी से ठाकुर कुछ बेचैन हो गया, मगर संदरती के सामने चुप बैठा रहा। अब तकरीबन 1 हफ्ता हो गया था सीता को काम करते, जबकि मीनाक्षी फिर लौट कर नहीं आई। एक दिन संदरती जैसे घर से निकली, ठाकर ने सीता को अपने कमरे में बुलवाया और कहा, तेरी लड़की काम पर क्यों नहीं आती? सीता ने कहा, मालिक अब मैं ठीक हो गई हूँ, वो पढ़ रही है, वो नहीं आएगी, वो नौजवान है। सीता वो तुमसे अच्छा काम करती है, आइंदा उसे भेजना, मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगा और भी कुछ दान कर दूंगा। उसने मानी खैज लहजे में कहा और सीता को आंख मार दी, जिसका मतलब समझती सीता फौरन उठी और हाथ बांध कर कहने लगी, मालिक हम गरीब जरूर हैं पर बेगैरत नहीं है, वो नहीं आएगी, मैं कह चुकी हूँ। ये कहकर सीता ठाकर के कमरे से निकल गई, जबकि इनकार सुनकर ठाकर गुस्से से तलमला उठा और नाक की तरफ पुकारने लगा। उसके ज़हन में नीली सैर अंगेज आंखों का जादू सर चढ़ कर बोलने लगा। बिल्ली को बचकर भाग निकलने में 1 हफ्ता हो गया था और गांव वालों ने बताया कि दोबारा उन्होंने बिल्ली को नहीं देखा, इसलिए अभी मुकम्मल खामोशी थी। फिर मैं भी अपनी ज़ाती मसरूफियत की वजह से बस्ती दोबारा नहीं गया। अपनी सारी तवज्जो होटल पर लगा दी। आज होटल पर काफ़ी रश था। ग्राहकों का अचानक मैंने देखा, एक हिंदू मियाँ बीवी आके एक टेबल पर बैठे और उन्होंने खाने का ऑर्डर दिया। मैंने लड़के को भेजा
कहा खाना दे आए और खुद उनको गौर से देखने लगा क्योंकि वो इस गांव के नहीं थे, मुसाफिर लग रहे थे। फिर उस गांव की सारी आबादी मुसलमान थी, इसलिए मैं भी फौरन जान गया कि ये मुसाफिर हैं और कहीं दूर से आए हैं। और दोनों होलिये से काफी गरीब नजर आ रहे थे। दोनों ने फटा पुराना लिबास पहना हुआ था और खौफजदा नजरों से इधर उधर देख रहे थे जैसे इन्हें किसी का खौफ हो। फिर मर्द ने खाना खाकर अपनी जेब में हाथ डाला, मगर काफी देर तलाश करने पर कुछ ना निकला। वो डरी हुई शक्ल के साथ अपनी बीवी को देख रहा था। मैं समझ गया कि उनके पास पैसे नहीं है। फिर उसने गुलाम हुसैन को बुला के कुछ कहा। वो मेरे पास आकर बोला, शाहजी वो जो हिंदू मियाँ बीवी आए हुए हैं उन्होंने खाना भी बहुत सा खाया है, मगर वो कहते हैं उनके पास पैसे नहीं है, उसके बदले वो कोई काम करना चाहते हैं। मैंने कहा तुम काम देखो, मैं खुद उनसे मिलता हूँ। मैंने कहा अगर आप लोगों के पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम लोग जा सकते हो। वो हिंदू उठा और मेरे कदमों में गिर गया और कहा भगवान आपको बहुत दे। मैंने उसे उठाया और कहा अगर तुम लोग इस बस्ती में मेहमान हो तो मेरा होटल हाजिर है, मैं कुछ दिन यहाँ आपको 3 वक्त का खाना मुफ्त खिला दूंगा। जिसे सुनकर वो दोनों खुशी से निहाल हो गए। फिर मैंने एक ख्याल के तहत उनसे कहा यहाँ मुतात रहना, एक खतरनाक बड़ी काली बिल्ली आई हुई है जिसकी आंखें नीली और बड़ी बड़ी हैं। बिल्ली का सुनकर वो दोनों मियाँ बीवी चौंके और एक दूसरे को अजीब से अंदाज में देखा। उस दौरान मैंने उनके चेहरे पर अजीब और गरीब तासरात देखे। क्या वो बिल्ली रोज आती है और किस जगह से आती है? वो दोनों एक साथ पुरजोश होकर बोले। एकदम मैंने चौंक कर उनको देखा। मनोहर लाल एक जगह बैठा मंत्र छाप रहा था कि उसके पास लोगों का सैलाब आया हुआ था। वो सब काले जादू के जोर से अपनी अपनी नाजायज अच्छाओं को लेकर आए हुए थे। फिर जैसे संद्रती हाल में दाखिल हुई, मनोहर ने सबको रुखसत कर दिया और कहा सबके काम आज शाम तक हो जाएंगे। उसके बाद संद्रती ने मनोहर को प्रणाम किया और फिर काले जादू वाले कमरे में घुस गई। काफी देर के बाद मनोहर ने कहा, संद्रती अब तुम्हें भीड़ का इंतजार करना होगा। महाराज हुक्म करें, क्या पेश करूं तुम्हें? अब एक छोटा बच्चा लाना होगा जिसकी भेंट काली देवी को देनी होगी। आप फिक्र ना करें महाराज, काम हो जाएगा। फिर मनोहर ने उसे एक मंत्र जपने को कहा जो उसने फौरन लेकर याद करना शुरू कर दिया। फिर मनोहर ने कहा आज एक औरत की कब्र के पास बैठकर ये मंत्र पढ़ना है। सारी रात उसने इस बात में सर हिला दिया। बच्चा किस दिन लाना होगा? आज रात मंत्र पढ़ना, फिर कल किसी तरह करके बच्चा ले आना। ठीक है महाराज, माँ बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आज रात वो ठाकर को बताकर एक नजदीकी कब्रिस्तान में गई जहाँ उसे एक कब्र की निशानदेही मनोहर ने कर दी थी। वहाँ बैठकर वो मंत्र पढ़ती रही। सारी रात उसे मुख्तलिफ जिन्नात ने आकर डराया, मगर वो नहीं डरी क्योंकि मनोहर ने जो मंत्र बताया था उसे सुनकर वो जिन्नात खुद दूर कर भाग गए। काम मुकम्मल करके वो दिन को बच्चा ढूंढने चल पड़ी। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, वो भी मनोहर ने जादू के जोर से बता दिया था कि कहाँ और किस जगह जाके वो बच्चा उठा सकती है। उसने सामने एक झूंपड़ी से बच्चा उठाया जिसकी माँ सोई पड़ी थी, फिर लाकर मनोहर के कदमों में डाल दिया। मीनाक्षी दरवाजे पे देखकर कौन आया है? सीता ने किचन से आवाज लगाई। जी माता जी, देखती हूँ। फिर उसने जैसे ही जाके दरवाजा खोला, सामने ठाकर गोपाल खड़ा था। मालिक आप? मीनाक्षी हैरत से बोली। हाँ मीनाक्षी, तुम नहीं आई तो मैं मिलने चला आया। कौन है? सीता ने आवाज लगाई। वो ठाकुर है। सीता दौड़ कर आई। प्रणाम। क्या और कहाँ आप? यहाँ मैं मीनाक्षी को लेने आया हूँ। आज का काम ज्यादा है, उसका आना जरूरी है। इस वक्त रात को? मालिक मैं तो अभी काम से फारिग होकर आई हूँ। ठाकराइन ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, सीता ने उसकी नियत भांपते हुए कहा। फिर ठाकर ने नोटों की बारी गड्डी निकाल कर सीता की हाथ पर रख दी और फिर मीनाक्षी के सामने खोलकर कहा कि वो उसे मीनाक्षी सौंप दे, वो उसे अलग रखेगा, ठुकराइन को पता भी नहीं चलेगा। सीता ने हाथ बांधते हुए नोटों की गड्डी ठाकर को वापस देते हुए कहा, मालिक हमें माफ कर दें, ठाकराइन को पता लगा तो वो हमारा हशर कर देगी और अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हारा हशर कर दूंगा। सीता तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम ठाकर राम गोपाल को इनकार करो। फिर उसने जोर से सीता को थप्पड़ मारा और मीनाक्षी को हाथ से पकड़कर खींचा। मीनाक्षी चीखती चिल्लाती रही। इतने में गोबर राम आ गया।
उसे मामला समझने में देर नहीं लगी, क्योंकि सीता उसे ठाकर की नीयत का बता चुकी थी। ठाकर, तुम मेरी बेटी को ऐसे नहीं ले जा सकते। वो सामने आकर बोला, मैं तुम सबको अच्छे से देख लूंगा, इस इनकार का मजा बहुत जल्द चखोगे तुम सब। ठाकुर धमकी देता हुआ घर से निकल गया। फिर सीता और गोबर राम ने रोती और कांपती हुई मीनाक्षी को गले से लगा लिया। वो दोनों मियाँ बीवी बिल्ली की जिक्र पर जिस तरह चौंके थे, मुझे हैरत के साथ साथ तजस्सुस भी मुब्तला कर गए। मैंने पूछा, क्या उस बिल्ली को देखा हुआ है तुमने? नहीं, मर्द ने घबराते हुए जल्दी जल्दी कहा। अच्छा, तुम लोग बैठो यहाँ सुकून से, मैंने खुश दिली से कहा। आपने अपना नाम नहीं बताया। मैंने मर्द को मुखातिब करते हुए कहा, जी मेरा नाम गोबर राम है और ये मेरी पत्नी सीता है। हम मुसाफिर हैं, रास्ता भूलकर इस गांव में आए हैं। मुझे इसके चेहरे से साफ लगा वो झूठ बोल रहा है, मगर मैंने उनको कुछ नहीं कहा। ताहम वो दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे थे। मैंने दोनों मियाँ बीवी से कहा, रात को मैं होटल बंद करके अपने घर चले जाता हूँ। आप लोग इस होटल में आराम से कुछ दिन रह सकते हैं और पैसों की फिक्र ना करें। इंसान भी इंसान के काम आता है। मैंने उनको तसल्ली दी। गोबर राम ने मेरे आगे ममनू अंदाज में हाथ बांध दिए। फिर शाम को जब मैं काम से फारिग होकर निकलने लगा तो सीता ने मुझसे कहा, शाह जी आपसे बात करनी है। जी फरमाए। क्या वो बिल्ली इस होटल में आ चुकी है? उसने उम्मीद भरे लहजे में मुझसे पूछा, जिस पर मैं ठटका। हाँ, वो यहाँ आ चुकी है और मेरे बहुत सारे कबूतर मार कर खा चुकी है। बस एक बार हाथ लग जाए उसकी खैर नहीं। मैंने औरत का रद्द-ए-अमल देखने के लिए कदरे गुस्से से कहा। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक तशवीश की लहर दौड़ दी गई और यही रद्द-ए-अमल मैं देखना चाहता था। मीनाक्षी बरकत के दरख्त पर जाकर बैठ गई और इधर उधर देखते हुए सुकून से सोने की कोशिश करने लगी। उसे काफी नींद आई हुई थी। फिर वो न जाने कब नींद की वादी में खो गई। अचानक उसकी आंख एक खौफनाक चीख से खुली। उसने देखा एक खुले बालों वाली डरोनी शक्ल की चुड़ैल उसी घूर रही है। उसने नासमझी से चुड़ैल को देखा, मगर चुड़ैल ने फौरन उस पर हमला कर दिया। अपने बड़े बड़े नाखूनों से वो उस पर वार करने लगी। मीनाक्षी काफी जख्मी हो चुकी थी। फिर उस चुड़ैल ने उसे पकड़कर जोर से जमीन पर दे मारा और खुद उस बरगद के दरख्त के तने पे बैठकर गराहट निकालने लगी। मीनाक्षी समझ गई ये दरख्त चुड़ैल का ठिकाना था जिस पर वो जा बैठी थी। अभी वो ऊपर चुड़ैल को देख ही रही थी कि उसे मीनाक्षी पर छलांग लगा दी और उसे रोकती हुई दूर तक चली गई। चुड़ैल उसे जान से मार देना चाहती थी, मगर मीनाक्षी ने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगा दी। तेज रफ्तारी की वजह से वो चुड़ैल से काफी दूर निकल आई। इस बार वो फूट फूट कर रोती हुई, उसका कोई ठिकाना नहीं था। वो अपनी आवाज और अपना दुख किसी को नहीं सुना सकती थी। इस दफा वो पहले से ज्यादा जख्मी और भूखी थी। चलते चलते वो जंगल के वीरान कोने में आ निकली, जहाँ कोई परिंदा या कोई दरिंदा भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये जख्म और भूख में शायद उस भूख से जल्द मर जाऊं, उसने रोते हुए खुद से कहा। फिर वो थक कर एक दरख्त के साथ डरते डरते बैठ गई। अब उसे इंसानों के साथ साथ जिन भूतों का भी खतरा था। फिर अचानक उसकी नज़र कुछ फासले पर एक जंगली भैंसे और उसके साथ बैठे उसके बच्चे पर पड़ी। जख्मी होने के बावजूद उसकी भूख चमक उठी। वो आहिस्ता आहिस्ता और इशारे से उठी और पलक झपकते ही उसने भैंसे के बच्चे को अपने दांतों में दबोचा और उसे लेकर दरख्तों की ओट में चुप गई। तो प्यारे दोस्तों, कहानी जारी है। इसका अगला पार्ट जल्द अपलोड किया जाएगा। तलफ़ुज़ में गलती हो सकती है, उसके लिए माजरत ख़्वाह है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी आपको पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। खुदा हाफ़िज़।